बिल्कुल जिस तरह से मंडल कमीशन का विरोध हो रहा था, ये वैसा ही विरोध हमें फिर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि मैं और कोई बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे जाकर के अपनी बात करनी शुरू होगी, ताकि हमको इस कानून का विधिवत स्वरूप कैसा हो इसका पता चल सके। निश्चित तौर पर 1950 हमारे लिए एक लाइन है जहाँ से हम अपने गणतंत्र का आरंभ मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जिन सपनों के साथ स्वतंत्रता हासिल की गई थी, जो आज़ादी हासिल की गई थी, उस आज़ादी के सपने को देखते हुए लोकतंत्र जो निर्मित होना चाहिए था, क्या वो स्वतंत्रता की कल्पना भी हम उस समय पूरी कर पा रहे थे? एक बड़ा सवाल है। स्वतंत्रता की संकल्पना उस वक्त हम सामंतशाही और राजशाही जैसे व्यवस्थाओं से निकल करके हमने राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र की जो स्थापना की थी, वह अभी सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं हो पाया था। और इसलिए हम देखते हैं कि उस वक्त जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत रहा होगा 1950 में, जबकि शिक्षा ही बहुत असमान स्तर पर थी। तब सरकारी नौकरियों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व, शिक्षा संस्थानों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्रता का रजत जयंती समारोह सेलिब्रेट करने की घोषणा हुई, तब तक मोह भंग की स्थिति भी आ चुकी थी। और उस समय दो आवाज बहुत तेजी से उठती हैं महाराष्ट्र से, राजा ढाले और नामदेव ढसाल की। नामदेव ढसाल तो सीधे कहते हैं कि स्वतंत्रता किस गधी का नाम है, तुम्हारे राम राज्य में मेरा स्थान कहाँ है। उन्हें वो स्वतंत्रता समझ में ही नहीं आ रही थी जिसमें उनके मनुष्य होने के, दलितों के मनुष्य होने के सम्मान को ही ध्यान नहीं दिया गया था। जबकि उसी वक्त हमको ये भी स्वीकार करना चाहिए, हम तटस्थ तरीके से देखने वाले लोग हैं, कि कांग्रेस भरसक प्रयास कर रही थी देश के सामंती राजतंत्र से निकल के, देश को निकाल करके लोकतंत्र में स्थापित करने की। तो जितने भी बड़े परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, पर चूंकि इस वर्ग के पास कोई बहुत शिक्षा का आधार नहीं था, तो सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था। और जब सामाजिक न्याय के 50 वर्ष में प्रेमचंद पातंजलि लिखते हैं और बताते हैं खुशवंत सिंह के हवाले से कि 1980 में भारत की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का मात्र 1% था, जबकि ये संख्या हम आज जानते हैं कि कितनी बड़ी है। इसके बाद 81 के आसपास जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि विशेष भर्ती अभियान शुरू होते हैं और 90 में आते आते निजीकरण आरंभ हो जाता है। तो वो जो देश में आरक्षण प्रत्येक समाज के, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने के लिए चाहिए था, कि उसको सम्मान मिल सके, कि उसको देश के विकास में सीधे सहभागिता मिल सके, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और जबकि आरक्षण का प्रावधान 1950 में किया जा चुका था, तो हम आज क्यों लड़ रहे हैं? आज यूजीसी को
रोहित वेमुला, पायल तड़वी और तमाम IIM और IITs में होने वाले प्रताड़नाओं का ध्यान में रखते हुए अभी कहा 118% बढ़ गया। 118% बढ़ा तो वो है केवल जो रजिस्टर्ड हुआ है, और जो अनरजिस्टर्ड है तो हम लोगों को इस पूरे के पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य को, अपनी उपस्थिति को देखना होगा। और मुझे ये कह ही देना चाहिए यहाँ से कि जब खुशवंत सिंह ने कभी एक बार कमेंट किया था कि आजकल मैं कहीं जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि मंच पर किन लोगों की नाम पट्टिका लगी हुई है। जब आप एक वर्ग विशेष के हाथों में अपना प्रतिनिधित्व सौंप देंगे या आप किसी का प्रतिनिधित्व ले लेंगे तो क्या दलित OBC केवल झंडा डंडा उठाने के लिए है? उसे भी मनुष्य होना है, उन्हीं अधिकारों के साथ होना है, उन्हीं कर्तव्यों के साथ होना है जिनके साथ अपने आप के लिए आप एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये जो UGC के नियम का क्या पता ये भी कोई एक तरह का टेस्ट ही हो कि देखा जाए कि इसका परिणाम क्या होता है, इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है और किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट करते हैं। 2 दिनों तक एक वर्ग विशेष ने हल्ला किया तो तुरंत तो रोल बैक हो गया, स्टे लग गया। और यहाँ इतने लंबे समय से इतना बड़ा वर्ग लगातार अपनी आवाज़ और बहुत ही संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने भाषा में कोई भी स्खलन ना होने देते हुए वो कर रहा है, तो ये आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात और भी यहाँ कह देना चाहिए कि इस बिल में सारे के सारे वंचित जितने भी हैं सबको अधिकार दिया गया है अपने उत्पीड़न के खिलाफ बातचीत करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको हल करने के लिए। तो अब वो वाले जो पीड़ित वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व इस सभा में, इस कमेटी में कितना है? हमेशा ही ये हम सब का एकदम अनुभव, खरा अनुभव है कि हम लोग केवल स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन जाते हैं। उस नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनने से भी आपको डर लगता है। और इसमें बड़ा विरोध जो है OBC के शामिल हो जाने का है। और OBC जैसे ही शामिल होता है, यानी कि उस समय का शूद्र आज का OBC, तो हम ये देखते हैं कि जो अपर कास्ट है उसको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके हिस्से की लड़ाई तो इसके माध्यम से हो रही थी, OBC के माध्यम से हो रही थी। वो सारी की सारी परेशानियां उनको दिखाई दे रही हैं और वो बुरी तरह से इस पर आक्रामक हो उठे हैं। हम अपने अधिकारों की, अपने मनुष्य होने के अधिकारों की बहुत शांत तरीके से, स्थिरता से, संवैधानिक तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी आवाज़ को पुरजोर करते हैं। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। अभी हम छत्तीसगढ़ गए हुए थे, जंगल से गुजर रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूरों पर हमने देखा कि पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पेड़ की पत्तियां अचानक ही, यदि हवा अंधड़ आता तो पूरे के पूरे जंगल में होता। क्या ज़रूरत है कि केवल एक पेड़ के नीचे कुछ पत्तियां गिरी हुई हैं? हमने जो हम जैसे लोग जो जंगल को नहीं जानते थे, हमने अंदाज लगाया कि यहाँ जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, हो सकता है ये कोई संकेत देने के लिए होगा। पर जब जंगल को जानने वाला हमारे सामने आया तो उसने बताया कि ये बंदर चढ़ते हैं पेड़ों के ऊपर और हिरणों के लिए पत्ते गिरा देते हैं। ये प्रकृति का न्याय है। ये एक दूसरे के साथ जीने का, सह अस्तित्व का सवाल है। कैसे प्रकृति हमको सिखाती हैं। हम चाहते हैं अपने उन मित्रों से भी, उन साथियों से भी, कि वो हमें भी जीवन जीने का अवसर प्रदान करें और हम इस लड़ाई को, इस मांग को आगे तक बिल्कुल संसद के साथ ही ये कानून पारित हो, इसकी मांग करते हैं। धन्यवाद।